हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शार्प एंड मैथ्स। आज हमारे साथ हैं एक ऐसे शख्स जिनका नाम है नवीन कुमार धीरवान, जिन्होंने इस बार आईआईटी धनबाद में पीएचडी में एडमिशन पाई है। सो वेलकम टू माय चैनल नवीन, एंड वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। ओके थैंक यू वेरी मच। नवीन, यहाँ आपने जो आईआईटी धनबाद में एडमिशन पाई, उसके पहले की जो बैकग्राउंड रही आपकी, बीएससी एमएससी का, यस उसके अलावा कॉम्पिटिटिव एग्जाम, उसके बारे में थोड़ा ओवरव्यू डालें, थोड़ा उस पे प्रकाश डालें, बोल सकते हैं। कैसा रहा आपका यस जो सर। जर्नी, बैकग्राउंड कैसा रहा? सर मैंने जो अपनी स्कूलिंग है वो सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज से की है। और उसके बाद मैंने अपनी ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया था महाराज सिंह कॉलेज में। और ग्रेजुएशन मैंने पीसीएम में किया है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में। और ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में मैंने आईआईटी जैम एग्जाम क्वालिफाई किया था। उसके थ्रू मैंने हमीरपुर में एडमिशन लिया था, एनआईटी हमीरपुर में, मैथमेटिक्स एंड साइंटिफिक कंप्यूटिंग में। और आफ्टर एमएससी सर मैंने नेट के लिए पढ़ना स्टार्ट किया था, और गेट के लिए भी यूट्यूब चैनल से मेनली। और बाकी जो वहाँ पे प्रोफेसर ने पढ़ा रखा था, हमारे मतलब अप्लाइड मैथमेटिक्स काफ़ी अच्छा था वहाँ का, मतलब डिपार्टमेंट का। तो उन वाले नोट्स की हेल्प भी ली थी मैंने। और बाकी प्रीवियस ईयर यूट्यूब वगैरह से देख के कुछ बुक भी फॉलो करी थी। ऐसे हुआ था सर। ओके, तो ये काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड आपकी अचीवमेंट है, बट इसमें कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें आई होगी, परेशानी आई होगी, काफी फ्रस्ट्रेशन आया होगा। लाइक आप जैम किए, फिर एमएससी मिल गया आपको एनआईटी हमीरपुर में, फिर बीच में आपने गैप किया होगा, लाइक गेट क्वालिफाई किया, जेआरएफ क्वालिफाई किया, एमएससी के बाद यस आप कुछ गैप किया होगा आपने। लाइक मेरी मेरी से आपसे बात हुई थी तो आपने बोला कि आप 20 में एमएससी किए हो, फिर 22 में हुआ था। तो उस समय आपने ऑब्वियसली कुछ सेल्फ स्टडी करा होगा, कुछ प्रिपरेशन करा होगा। तो जब आपकी गेट क्वालिफाई हुई, और उसके बाद आपका जेआरएफ जो है सितंबर में हुआ था, तो क्या गेट गेट के बाद आपने कहीं पे अप्लाई किया था, या फिर डायरेक्ट आप सोच रहे थे कि आईआईटी में जाना है तो आईआईटी के लिए अप्लाई कर रहे थे, या फिर कुछ वेट किया फिर हुआ? तो या फिर आपने कहाँ कहाँ इसके अलावा पहले भी अपीयर हो चुके हो पीएचडी के लिए, उसके बारे में थोड़ा बताएंगे? यस सर। सर जब मेरा गेट क्वालिफाई हुआ था उसके बाद भी मैंने कुछ इंटरव्यू दिए थे एनआईटीज में। एनआईटी इलाहाबाद में दिया था, एनआईटी राउरकेला में, और वीएनआईटी नागपुर में, और आईआईटी मुंबई में इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड ऑपरेशन रिसर्च में। मतलब लगभग 4 इंटरव्यू दिए थे उस टाइम पे मैंने गेट के थ्रू। ओके। तो जैसे एमएनआईटी इलाहाबाद में क्वालिफाई हो गया था रिटर्न। फिर इंटरव्यू वहाँ का ठीक होता मेरा, पर फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया था। बाकी ओके। नागपुर में गया था जब मैं, वहाँ का रिटर्न क्लियर नहीं हो पाया था सर। ओके। और आईआईटी मुंबई का भी रिटर्न क्लियर हो गया था मेरा। और जो ओके। उनका इंटरव्यू था, बेसिकली वो उन्हें ऐसा स्टूडेंट चाहिए था जिसका ऑपरेशन रिसर्च के साथ साथ ओके। स्टेटिक्स भी काफी स्ट्रांग हो। तो ओआर का इंटरव्यू तो मेरा सही जा रहा था, पर वो धीरे धीरे जब स्टेटिक्स पे गए, वहां पे नहीं बता पा रहा था मैं, इसलिए वहां पे सिलेक्शन नहीं हुआ था फाइनल। ओके। ओके। सो यस आप आईआईटी बॉम्बे के बात किया, तो आईआईटी बॉम्बे में लाइक स्टैटिक्स आपने शायद एमएससी में नहीं पढ़ा होगा, या फिर उसके लिए प्रिपेयर नहीं होगे, ये कुछ वजह हो सकती है। तो उस चीजों से क्या सीखा और नेक्स्ट में क्या फायदा हुआ? लाइक आप उसके बाद 6 महीना का वेट किए, और ये जो टाइम होता है, लाइक ऐसे समय से मैं भी गुजरा हूँ। तो जब एमएससी कंप्लीट हो जाती है तो लोग सोचते हैं क्या करना है, क्या करना है, थोड़ा परेशानी होती है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, कुछ और प्रॉब्लम हो, सोसाइटी प्रॉब्लम हो, तो उस समय थोड़ा परेशानी होती रहती है। तो उस समय थोड़ा सा पेशेंस रखना बहुत बड़ी बात होती है, और इसका फल आपको मिला भी है कि आपको आईआईटी एट लास्ट मिला है। तो उस समय आप वहां से क्या यस सीखे? लाइक वो इंटरव्यू जो दिए वहां पे, कुछ एनआईटी जैसे आप इलाहाबाद बताए, बॉम्बे बताए, और कुछ एक दो जगह बताए, यस। तो वहां पे क्या गलतियां की थी, वहां से क्या सीखा? आगे जो फिर अपीयर हुए, कुछ और आईआईटीज में गए, वहां पे क्या बेनिफिट हुए, और किस टॉपिक पे आप प्रेफर किया आपने इंटरव्यू देना? सर बेसिकली मेरा जो टॉपिक है वो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है ओके। मेनली। तो सर जैसे हम स्टेटमेंट तो पढ़ लेते हैं और क्वेश्चन भी कर लेते हैं अप्लाइड के जनरली, पर हम्म। जब वो प्रूफ पूछते हैं वहां पे फंस जाते थे। तो ओके। उन इंटरव्यू से ये सीखा था बेसिकली कि हमें प्रूफ भी करने चाहिए इंटरव्यू के लिए, और थ्योरेटिकल ज्यादा पढ़ना चाहिए। क्योंकि एग्जाम तो क्वालिफाई हो जाएगा, पर उसके बाद आएगी मेन दिक्कत तो इंटरव्यू में।
बिल्कुल सही बात है। और ये यस सर। इस चीजों पे आपने काम किया तो फिर आपकी जो जेआरएफ हुई, गेट आपका जो है 22 यस सर। मार्च फरवरी में हो फरवरी में। गया था। उसके बाद जेआरएफ यस सितंबर में सर। एग्जाम हुआ था, उस पे क्वालिफाई किया। तो उस समय आप यस जेआरएफ सर। के साथ साथ इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे थे या जेआरएफ के लिए किया था? उसके बाद जेआरएफ होने के बाद इंटरव्यू पे और काम किया, क्योंकि जेआरएफ आपका 22 में हुआ। उसके बाद आपका जो अभी पीएचडी में एडमिशन हो रहा है आपका, इस समय हो रहा है 23 जून में हो रहा है। तो उसके बीच की जर्नी कैसे किया आपने? यस जेआरएफ सर। के लिए प्रिपेयर कर रहा था या फिर साथ में आप इंटरव्यू पे फोकस कर रहे थे? या आपको क्या लगता है उसके हिसाब से जो जेआरएफ की तैयारी होती है या सीएसआई नेट की तैयारी होती है, उसके बीच जो स्टडी होते हैं, लोग कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, और जो अच्छी जगह पे यार जो यस इंटरव्यू होती है, उसकी तैयारी में कुछ डिफरेंस होना चाहिए, साथ साथ कर सकते हैं, किस तरह से फॉलो किया जाए? सर, बेसिकली मैंने जब मार्च में रिजल्ट आ गया था गेट का, उसके बाद तो मैंने जैसे इंटरव्यू दिए थे 2-3, उनके लिए पढ़ा था, मतलब इंटरव्यू के पर्पज से। पर ओके। जैसे इंटरव्यू दिए थे 2-3, तो ये पता लगा था कि जिस टाइप से मैं पढ़ रहा हूँ उस टाइप से तो इंटरव्यू क्वालिफाई नहीं हुए। तो उसके बाद जैसे जून के बाद फिर थोड़ा अलग तरीके से पढ़ना स्टार्ट किया था, थ्योरेटिकल प्रूफ वगैरह देखने स्टार्ट किए थे। और जैसे एग्जाम से लगभग 2-2.5 महीने पहले तक मैंने इंटरव्यू के लिए पढ़ना बंद कर दिया था, बेसिकली क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस किया था, मतलब ओके। नेट एग्जाम से पहले। हम्म। बाकी सितंबर तक लगभग पढ़ वो, जैसे हमारे जून के बाद जुलाई तक भी थोड़ा बहुत पढ़ा था थ्योरेटिकल, बाद में फिर क्वेश्चन ही स्टार्ट कर दिए थे ओके। जुलाई अगस्त में, क्योंकि सितंबर में तो फिर एग्जाम आ ही गया था हमारा, 16 सितंबर में था फिर एग्जाम। ओके। और तो जब एग्जाम दे देता, क्योंकि जनरली पता लग जाता है एग्जाम दे के कि हमारा कैसा हुआ है, एग्जैक्टली। तो फिर कुछ दिन बाद आंसर की आई थी, उसके बाद फिर दोबारा थ्योरेटिकल स्टार्ट कर दिया था इंटरव्यू के लिए। यस। हाँ, आई कैन लाइक मैं बोलना चाहूंगा कि आप जैसे गेट हुआ था तो आपने मैसेज किया था, उसके बाद जेआरएफ भी हुआ था तो मैसेज किया था, तो यस सर। अच्छा लगा था। तो जेआरएफ की यस। प्रिपरेशन के बारे में बताया कि लाइक आपकी जो गैप हुई तो कहाँ कहाँ पे वर्क किया, क्या बीच में दिक्कत हो रही थी उस पे वर्क किया, लाइक कि और जेआरएफ का जो क्वालिफाई करने के बाद आपने बैकग्राउंड में क्या उस चीजों को एनालाइज किया कि किस चीजों पे कमी रह जा रही थी, उसके सर बाद वो एक तो क्वालिफाई ये करके। हाँ जी। कहते हैं कि मतलब सिंपल स्टेटमेंट वगैरह पढ़ते रहते हैं। तो मैंने ये सीखा है, मतलब एग्जाम दे के जैसे पहले क्वालिफाई नहीं हुए थे, कि हमें क्वेश्चन पे भी ज्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि काफी सारे कंसेप्ट हमारे क्वेश्चन के थ्रू क्लियर होते एग्जैक्टली। हैं। क्योंकि वरना जैसे अगर हम लगातार थ्योरी कर रहे हैं तो थ्योरी से सब कुछ क्लियर नहीं होता, जब उसे अप्लाई करना सीखते हैं उसका एप्लीकेशन पार्ट, तब क्लियर होती है हमारी थ्योरी। तो एग्जैक्टली। ये सीखा था सर मेनली। हाँ, तो ये चीजें बिल्कुल सही बात है। लाइक आप एमएससी तो कर लिया था 20 में, उसके बाद कहीं ना कहीं स्टडी कर रहे हो, एमएससी में भी स्टडी किया था। तो प्रिपरेशन का जो तरीका यस होता सर। है उसमें सेम वे से सभी को तैयारी नहीं करना जरूरी है। लाइक मैं भी इसमें ऐड करूंगा एक बात कि आप पैटर्न को समझ जाएं, प्रीवियस ईयर के पैटर्न को, और उसको यस। एनालाइज करें, उसके अकॉर्डिंग अगर पढ़ाई करते हैं तो कहीं ना कहीं बेनिफिट होता है। कॉन्सेप्चुअल कंसेप्ट जो है इसी इधर उधर ही घुमा के पूछे जाते हैं, तो ये चीज होती है। तो वेरी बहुत अच्छा लगा सुन के, आप जब जब मैसेज किए थे उस समय भी कि लाइक कभी कभी मैं आपको टच में रहता था और मैं चाहूंगा कि आगे भी टच में रहूं। यस तो सर। बिल्कुल सर। और जो इंटरव्यू के लिए गए, उसके बाद इंटरव्यू के लिए सितंबर के बाद जो इंटरव्यू के लिए गए, तो कहाँ कहाँ पे आपने अप्लाई यस किया? सर। कहाँ कहाँ पे कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्या दिक्कत हुई थी? लास्टली कहीं ना कहीं तो मिला अच्छा, और आपने जो वेट करा, हाँ, अपने पे जो काम किया, जो कमी पे काम किया, उसका फल मिला। तो एक्सपीरियंस कैसा रहा? कहाँ पे क्या दिक्कत, क्या क्या टॉपिक पे दिया, और किस टाइप का इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन रहा, थोड़ा सा उस पे प्रकाश डालें। सर 17 नवंबर को आया था, मतलब CSIR नेट का रिजल्ट। उससे पहले मतलब सारी IITs के फॉर्म निकल चुके थे, मतलब एंड डेट खत्म हो गई थी। तो फिर NITs का मैंने दिसंबर में तो अप्लाई किया नहीं था। इस बार मैंने जुलाई सीजन के लिए सब IITs में अप्लाई कर दिया था सर, मतलब जितना मैक्सिमम हो सकता था। ओके। तो मैं IIT BHU में इंटरव्यू दिया था, IIT जोधपुर में, IIT इंदौर में, IIT धनबाद में, और IIT रुड़की में भी गया था सर, और IIT गांधीनगर, मतलब ओके। 6-7 जगह लगभग। हम्म।
करते हैं ना एमएससी में, यस। मतलब जो थीसिस वर्क होता है एनआईटीज आईआईटीज या किसी अदर यूनिवर्सिटी में, हमें उसे भी प्रोजेक्ट। रिवीजन करने के जाना चाहिए अपने प्रोजेक्ट वर्क को। एग्जैक्टली, क्योंकि मैं बहुत अच्छा सोचा था पॉइंट आप कि बोल जैसे रहे हम, हो। यस सर, जनरली हम उससे पूछ लेते हैं प्रोजेक्ट से, तो हमें उस चीज से थोड़ा भागना नहीं चाहिए। एक दो जगह मतलब टीचर ने पूछा था कि मतलब क्या कर रखा है प्रोजेक्ट में, तो एक जगह तो बिल्कुल नहीं बता पाया था मैं। मतलब वहां पे स्टार्टिंग से ही मतलब इंटरव्यू की जो स्टार्टिंग है ना वो ही बेकार हो गई थी, इसलिए ओके फिर पूरा इंटरव्यू ऐसे ही चले गया था। इंदौर की बात है सर ये, ओके ओके स्टार्टिंग में वहां पे उन्होंने प्रोजेक्ट का पूछ लिया। ओके और बाकी वैसे प्रोफेसर सपोर्टिव थे काफी, मतलब बीच में जैसे हेल्प भी कर रहे थे, जैसे क्वेश्चन देते थे वो हिंट भी बताते थे। और इंदौर में ऐसा था, मतलब पहले पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में पूछा उन्होंने, और फिर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में आए। बाकी जैसे क्वेश्चन पूछते हैं वो उसका डेप्थ में लॉजिक पूछते हैं, कुछ कुछ मतलब प्रूफ पूछते हैं। मतलब जैसे स्टर्म सेपरेशन थ्योरम है, स्टर्म कंपैरिजन थ्योरम है, ये थ्योरम भी पूछी थी उन्होंने। और बाद में फिर उसका प्रूफ। तो इंटरव्यू के लिए ये है, हम छोटी छोटी चीजें जितनी पढ़ते हैं ना, तो प्रूफ भी एक बार देख लेना चाहिए, तो प्लस पॉइंट रहेगा काफी। ओके और एक पॉइंट और ऐड करना चाहूंगा कि हमें बोर्ड पे लिखने की थोड़ी प्रैक्टिस करनी चाहिए, वरना वहाँ पे काफी ज्यादा दिक्कत आती है। जनरली हम कॉपी पेन पे सोल्व करते रहते हैं क्वेश्चन, पर एक घर में बोर्ड लगा देना चाहिए छोटा, इंटरव्यू से पहले लगभग 1-2 महीने पहले प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए लिखने की। ओके। सो आपकी बातों से लगा कि आपने सारी छोटे छोटे चीजों पे वर्क किया, काफी अच्छा लगा। आप ऐसे करके लोग जब यस। अचीव करते हैं तो ये ही एक अच्छा वे है। लोगों को मे भी कभी कभी जल्दी मिल जाता है, बट आप सिस्टमैटिक जो जो रिक्वायरमेंट है उसको फॉलो करते करते चलते हैं। तो जैसे आपने छोटे छोटे यस। चीज बातों पे जिक्र किया, मैं उसको मेंशन करना चाहूंगा। और बहुत इंपॉर्टेंट बात बात है कि बहुत जगह एमएससी में प्रोजेक्ट होता है, उस पे जो काम करते हैं उससे रिलेटेड अगर एक्सटेंड करें, उसी एरिया में इंटरव्यू दें या टॉपिक पे आगे रिसर्च करना चाहे, तो ऑब्वियसली उसकी नॉलेज तो होनी चाहिए और कोई भी पूछेगा। और आपने बताया कि लिखने की यस सर। प्रैक्टिस होनी चाहिए, डेप्थ होना चाहिए, प्रूफ आना चाहिए। कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए हम लोग स्टेटमेंट थ्योरम पढ़ लेते हैं, बट डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए। तो आप जैसे सब जगह आपने, आई थिंक आप ओडी पे ही दिया है इंटरव्यू, उसके बाद ऑर्डिनरी डिफरेंशियल से यस सर। पार्शियल डिफरेंशियल। तो आपने कौन सा यस बुक सर। फॉलो किया? और जैसे आपका लास्ट में जो हुआ आईआईटी धनबाद में, तो उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा? उसमें कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे और कौन सा बुक फॉलो किया? तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। यस सर, इंटरव्यू में सर, मतलब इंटरव्यू के लिए मैंने एक तो एसएल रोज फॉलो की थी, मतलब ओके। थ्योरी के लिए। हम्म। और बाकी क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए वही सिंपल एमडी राय सिंघानिया की बुक। और बाकी जो सीएसआईआर नेट के लिए अपने नोट्स बना रखे थे उनका भी रिवीजन करता रहता था मैं साथ साथ, जो उसमें ओके छोटे छोटे पॉइंट लिखे रहते थे। ओके और जैसे इंटरव्यू स्टार्ट हुआ था, पहले उन्होंने आईआईटी धनबाद में मतलब सिंपल इंट्रोडक्शन पूछा कि मतलब कहाँ से 10 12 बीएससी एमएससी कर रखी है, और साथ में परसेंटेज भी पूछी थी वहाँ पे स्पेशली कि कितनी कितनी परसेंटेज है। और फर्स्ट क्वेश्चन उनका यह था कि मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन का रियल लाइफ में मतलब क्या एग्जांपल है, मतलब रियल लाइफ में यूज, एप्लीकेशन पार्ट पूछ रहे थे। तो उसके बाद उन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि मतलब सिंपली पूछे थे बिल्कुल कि व्हाट इज ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, फिर व्हाट इज पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। उनमें डिफरेंस पूछ रहे थे कि मतलब क्या क्या डिफरेंस होता है दोनों में। और जो एक क्वेश्चन हुआ है सर कि जो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होती है हमारी, एम डी एक्स प्लस एन डी यस वाई बराबर यस। 0, तो उसमें जो कंडीशन होती है ना डेल एम अपॉन डेल वाई राइट बराबर डेल राइट। एन अपॉन डेल एक्स, उसको उन्होंने प्रूफ पूछ लिया था सर। मतलब इतनी छोटी सी बात थी, उसका भी उन्होंने प्रूफ पूछ लिया था वहां पे। हम्म। और एक क्वेश्चन उन्होंने ये पूछा था कि वो जो रूट देते थे ना हमारा, कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट में हमारा रूट आता है अल्फा प्लस माइनस अंडर रूट बीटा, तो उससे वो पूछ रहे थे इक्वेशन क्या बनेगी। जैसे डिफरेंट रूट आते हैं लैम्डा वन लैम्डा टू, उसमें लिख देते हैं हम सी वन ई की पावर लैम्डा वन एक्स प्लस सी टू ई की पावर लैम्डा टू एक्स, उसी फॉर्म में उसका भी पूछ रहे थे वो क्या बनेगी इक्वेशन। और फिर दो 2-3 क्वेश्चन सर और थे, मतलब ओके। लॉजिकली थे। हाँ, वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर पूछ रहे थे क्या होता है, हम्म। मतलब जनरली, मतलब वो पूछे थे कि क्या होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो उसका तो मैंने सिंपल लैंग्वेज में आंसर दिया था
कि मतलब जो डिफरेंट मतलब ऐसा कोई भी फंक्शन जो डिफरेंशियल इक्वेशन को हमारा एग्जैक्ट बना दे, मतलब एम डी एक्स प्लस एन डी वाई बराबर जीरो इक्वेशन को डेल एम अपॉन डेल वाई बराबर डेल एन अपॉन डेल एक्स की कंडीशन सेटिस्फाइड करे। मतलब ऐसा कोई भी फंक्शन हो सकता है, वो पूछ रहे थे। और ओके। तो लाइक आपने जो मेंशन जो किया मतलब उसमें। अभी ध्यान नहीं आ रहे सारे ओके। क्वेश्चन, मतलब हाँ, काफी कुछ आपने बेसिक ही बोला। पूछ रहे थे, मतलब वो बेसिक ही ये पूछते नहीं हैं, कि जा बट कैसे होता है, प्रूफ कैसे होता है, जो हम लोग ऐसा। नॉर्मली मोस्टली स्टूडेंट जो करते हैं वो कोई भी चीजों को क्वेश्चन सॉल्व करने के पर्पज से ही पढ़ते हैं, क्योंकि नेट देना होता है तो उस वजह से पढ़ते हैं, बट उसकी कैसे आया, क्यों आया, प्रूफ क्या है, कैसे आ रहा है, उसके थ्रोली आप कोई नहीं पढ़ पाते हैं। तो उसके वजह से कहीं ना कहीं ऐसे जगह पे इंटरव्यू में ये सब कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि आपकी थिंकिंग लेवल पूछी जाए, जांच की जाए, करी जाएगी, ताकि आप आगे रिसर्च में अच्छा कर पाओ। तो इस वजह से भी पूछा जाता है। तो आपने यस सर। सारी चीजें अच्छे से मेंशन किया। तो और फाइनली सर अब। हाँ, एक बताओ। क्वेश्चन एक क्वेश्चन और पूछ रहे थे कि वो पर्टिकुलर इंटीग्रल को पर्टिकुलर इंटीग्रल ही क्यों कहते हैं, जैसे सी एफ प्लस पी आई निकालते हैं ना, यस, यस, पर्टिकुलर यस, यस, इंटीग्रल। यस। तो मैंने बोला था कि सर उसमें इन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन वी गेट यूनिक पी आई, पार्शियल में तो मिल जाता है हमें, मतलब एक से ज्यादा। तो कहते हैं कि इसे पर्टिकुलर इंटीग्रल ही क्यों कहते हैं, इसे डिफरेंशियल इक्वेशन वर्ड नाम क्यों नहीं दिया गया। आई थिंक वो पेशेंस लेवल भी चेक करना चाहते हैं कभी कभी कि स्टूडेंट आर्ग्यू तो नहीं कर रहा। मतलब जितना पता हो उतना बता देना चाहिए, बाकी चुप हो जाना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग तो काफी जितना पता था उसका क्वेश्चन का मैंने उतना ही बताया था। यस सर। काफी रियलिस्टिक चीजें आप बात कर रहे हो, रियलिस्टिक चीजें बता रहे हो। क्योंकि मैं जैसे आपको सुन रहा हूँ तो यस लग रहा सर। है सही बात है। लाइक इंटरव्यू में ऐसा होता है, आगे चल के जाओगे तो जो काम करते हो, रिसर्च करते हो, या फिर जो होता है मैथ पढ़ते हो, तो लोग ऐसे पूछते हैं कि अब इसका यस। एप्लीकेशन कहाँ पे है, यूज कहाँ पे है, नाम क्यों है। कुछ चीजें होती है साइंटिस्ट जिसने दिया उसके नाम पे होता है, कुछ चीजें क्यों आ रहा है, इसका नाम ऐसे क्यों है, यूज क्या है। तो काफी कॉमन, सिंपल तो है, बट ये चीजें लोगों को मोस्टली पता नहीं होती। तो आप मैथ में पढ़ रहे हो, मैथ कर रहे हो, तो ये चीजें जाननी होती है। ढूंढो, सर्च करो, सारे चीजों का आंसर मिलेगा। तो कहीं ना यस। कहीं सुनने वालों को इस चीजों से बेनिफिट होगी। आप कहीं पे भी इससे रिलेटेड अगर कोई जाते हैं इंटरव्यू देने, ओडीपीडी, काफी आप छोटे चीजों चीजों को मेंशन कर दिया कि बेसिक चीजें पूछी जाती है। ऑब्वियसली अगर कोई पढ़ के जाता है तो उन्हें कहीं ना कहीं फायदा होगा। सो नाउ यस। आप फाइनली आप आईआईटी में जाने वाले हो, तो अब कैसा लग रहा है जब रिजल्ट हुआ यस। था, या फिर कहीं ना कहीं तो लोगों को होता है एक आपकी जो जर्नी रही, आप सिस्टमैटिक सारी चीजों पे काम भी किया, और थोड़ा सा पेशेंस भी रखा, रुका भी कहीं। आप जैसे मैं आपसे बात किया तो आपने बोला कि मैं कहीं पे अप्लाई नहीं किया था, लाइक जेआरएफ होने के बाद थोड़ा सा वेट किया और अच्छी जगह के लिए ट्राई किया। हो सकता है उस समय लोगों को फ्रस्ट्रेशन हो सकता है, वेट नहीं कर पाते हैं, लेकिन आपने वेट किया और फाइनली आपको मिला। तो ये चीजें यस। ये बताती है कि आप थोड़ा सा पेशेंस रख सकते हो, वेट कर सकते हो, कहीं ना कहीं अच्छा जगह आपको मिलेगा। और सो तो कैसा लग रहा है आप जो नाउ यू गेटिंग सेलेक्टेड इन आईआईटी धनबाद। कहीं ना कहीं हार्डवर्क तो है उसका, अगर रिजल्ट आता है तो यस। कहीं ना कहीं ऐसा कुछ मोमेंट जो आपको याद दिलाती है, ऐसे कुछ चीजें, लाइक इसके पीछे आपका जेआरएफ भी है, जैम भी है, एमएससी भी है, बैकग्राउंड सारी चीजें हैं यहाँ तक आने के लिए, मतलब सभी यस चीजें सर। कनेक्टेड होती है, सभी तभी ये चीजें मिलती है। तो कोई ऐसा मोमेंट जो आपको ये कनेक्ट करती है कि ये चीजें पे मैंने काम किया, और लाइक वो फील आ रहा हो कि मैं डिजर्विंग था, कहीं ना कहीं तभी मिला है। उसका क्या कुछ ऐसा कुछ ये मोमेंट सर शेयर करना मतलब चाहिए। ऐसा था सर, एक तरीके से तैयारी तो इनडायरेक्टली हमारी ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि जो उस टाइम मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन के जैसे नोट्स बनाए थे और लीनियर अलजेब्रा पढ़ा था, इंटीग्रल इक्वेशन, इंटीग्रल कैलकुलस, वो मेरा ग्रेजुएशन से ही स्ट्रॉन्ग था, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस करना काफी ज्यादा अच्छा लगता था उस टाइम पे। क्योंकि मैंने जैम के लिए कोई कोचिंग नहीं ली थी, और उस टाइम 2018 में कोई यूट्यूब चैनल भी नहीं था, मतलब यस, 2017 में क्योंकि स्टार्ट की थी, और 2018 फरवरी में एग्जाम दिया था। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस की आदत तभी से ही बन गई थी। और जो मेरे काफी सारे नोट्स हैं वो 2017 वाले ही चल रहे हैं अभी तक, उसमें अपडेट करता रहता हूँ। और जैसे फिर एमएससी में आए थे, वहाँ पे प्रोफेसर काफी अच्छे और काफी सपोर्टिव मिले थे। उन्होंने मतलब जो जो चीजें बताई थी उन्हें फॉलो करना स्टार्ट किया था। मतलब मोस्टली का यही कहना था कि अगर एनआईटी से एमएससी है तो पीएचडी आईआईटी से हो तो बेनिफिट है।
ताकि अगर हम रिज्यूम में भी, जैसे मेरी जो ग्रेजुएशन है स्टेट यूनिवर्सिटी से एनआईटी तक पहुंचे, अगर एनआईटी से आईआईटी तक जाएंगे तो रिज्यूम अच्छा लगेगा कि मेहनत करते हुए आए हैं ये स्टूडेंट। तो ये ये कहते थे सब कि जितना अगर अच्छे से अच्छा कॉलेज मिल जाएगा तो इन फ्यूचर थोड़े बेनिफिट रहेंगे। मतलब स्ट्रगल तो है बहुत ज्यादा इस फील्ड में, पर मतलब काफी स्टूडेंट को हम पीछे कर सकते हैं अगर अच्छे कॉलेज का टैग ले लिया। मतलब जैसे ये सुना है मैंने कि आईआईटीज में अगर अप्लाई करना है तो वो रिज्यूम भी शॉर्ट लिस्ट नहीं करते जल्दी से, अगर अच्छी जगह से पीएचडी नहीं है। हमारे खुद जो हमीरपुर में एचओडी थे ना उस टाइम पे 2018 से 20 तक, उन्होंने बताया था अगर यहाँ पे भी कोई फैकल्टी के लिए आता है हम सबसे फर्स्ट प्रेफरेंस आईआईटीज वालों को देते हैं, या उससे अच्छे इंस्टीट्यूट वालों को, फिर एनआईटी, फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी, फिर स्टेट यूनिवर्सिटी। और अगर आईआईटी वाले आ रहे हैं तो फिर एनआईटी वालों को, मतलब अपने आप से फील होता है ना कभी कभी। मुझे अब लगता है कि जैसे ग्रेजुएशन के बाद, जैसे मतलब एमएससी के बाद जैसे गैप आया था ना, मुझे कभी कभी लगता है कि जब मतलब मेहनत कर सकते थे तो ड्रॉप करके जैम की तैयारी करनी चाहिए थी, आईआईटी से एमएससी होती। तो इसलिए मैंने थोड़ा और पेशेंस रखा कि चलो वो तो टाइम चले गया, अब आगे का देखते हैं। सो मतलब आईआईटी के लिए, और ओके फाइनली ओके। मिल गया तो काफी ज्यादा खुशी हो रही है हाँ मेरे को। आपका जो मैंने सुना अभी तक, लगा कि आप कहीं ना कहीं आपके अंदर कुछ है, वो जज्बा है। जिससे लगता है मुझे ऐसा कि आप बहुत दूर तक जाओगे, ऐसा चीजें लग रहा है जो आप चीजों को कनेक्ट करके बता रहे हो। और काफी चीजों से अवेयर हो, ये बड़ी बात है कि लोग अवेयर हैं कि हाँ इसलिए मुझे आईआईटी जाना था कि ऐसे आगे यस सर। होगा, ये होगा। बाकी मैं ऐसे बोलूंगा जो एनआईटी से कर रहे हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं, तो आजकल तो ये है कि अगर आप 2-3 साल में या 4 साल में करते हो, आगे जाके अगर पोस्ट डॉक अच्छी जगह से कर लेते हो, बाहर चले जाते हो, इवन आईआईटी वाले यस। जो बाहर जाते हैं, तो ऐसा नहीं कि आपको नहीं मिलेगा, मिलेगा ऑब्वियसली। आईआईटी में भी आपको मिलेगा, आपको एनआईटी में भी जा सकते हो। आपको बाद के लिए काम करना पड़ेगा थोड़ा सा, एनआईटी के बाद अगर पोस्ट डॉक अच्छे जगह से कर लेते हो, तो ये सब चीजें हैं। बाकी आप अवेयर हो और कहीं ना कहीं रियलिस्टिक बातें बता रहे हो और चीजों से अवेयर हो, इस तरह से काम किया, दूर का विजन को क्लियर करके आपने काम किया कि आगे जाना है तो अच्छे जगह जाने से ज्यादा बेनिफिट होगा। तो काफी अच्छी बात है। और यस सो अच्छा लग रहा है सुन के। आप जैसे कभी कभी मेरा होता था कि मैं जब वीडियो बनाना स्टार्ट किया था 20 में जब कॉम्प्लेक्स एनालिसिस वगैरह स्टार्ट किया था, चैनल ज्यादा बड़ा तो चैनल तो है नहीं। सो हेलो। एक्चुअली यस यहाँ सर। पे बारिश हो रही है तो थोड़ा सा इंटरनेट जा रहा है। तो मैं बताऊंगा, जब स्टार्ट किया था तो देखता था आपका कमेंट काफी कंटिन्यूअस आता था। मुझे पता है कि मैं क्यों, किस वजह से मैं कंटिन्यू वीडियो नहीं बना पाता या फिर नहीं होता। लेकिन लगता था एक कोई बंदा है जो फॉलो कर रहा है, और आपने जो मैसेज किया तो काफी अच्छा लगा। कुछ चीजें आपने शेयर किया, तो वहां से कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट हुई या कुछ जो हुई। सो नेक्स्ट वेल यस विश रहेगी हमेशा आप आगे बढ़ते रहें। ओके। सो लास्ट मोमेंट पे और कुछ आप कहना चाहेंगे जो सुनने वाले हैं, जो कि कुछ मैसेज देना चाहेंगे, जो कि तैयारी कर रहे हैं, वो थोड़ा इस टाइम में तो सबको फ्रस्ट्रेशन होता है, ये लॉन्ग ड्यूरेशन वाला जॉब है जो करियर है। तो यहाँ पे जो कर रहे हैं, जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, पीएचडी के लिए कर रहे हैं, तो उनको लिए कुछ मैसेज देना चाहेंगे अपना एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग। सर, सबसे पहले तो बहुत बिग थैंक यू आपको सर। आपके लेक्चर से मतलब काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली है। मतलब कैसे क्वेश्चन अप्रोच करते हैं, मतलब जो फर्स्ट टाइम जैसे मैंने आइडेंटिटी थ्योरम अप्लाई करना आपके लेक्चर से सीखा था, पिकार्ड थ्योरम अप्लाई करना, मतलब जो स्टेटमेंट तो याद थे उस टाइम पे, पर अप्लाई कैसे करते हैं उसे, मतलब बिल्कुल सिंपल वे में, वो मतलब आपके चैनल पे मिला था मुझे स्टार्टिंग में। और बाकी फिर जैसे रियल एनालिसिस के भी कुछ लेक्चर देखे थे, और लीनियर अलजेब्रा के भी। मतलब ज़्यादा तो मैंने स्टार्टिंग में आपके चैनल से कॉम्प्लेक्स ही देखे थे। मतलब काफ़ी ज़्यादा सिंपल लैंग्वेज में समझा रखा है आपने, और डेप्थ में। तो उस चीज़ का बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला है, मतलब अप्रोच चेंज हुई थी मतलब वहाँ पे। कि ऐसे होता है ना कि जैसे छोटे स्टूडेंट को कोई एबीसीडी सिखाते हैं टीचर, वो उसी पैटर्न में फॉलो करता है, और जैसे हमने आपके लेक्चर देखे, आपकी जो थिंकिंग है तो धीरे धीरे वो मैच होती रहती है। मतलब अगर हम फॉलो कर रहे हैं किसी टीचर को, तो एग्जैक्टली। मेरे अकॉर्डिंग यही है कि अगर जो स्टूडेंट फॉलो कर रहे हैं ना, सेल्फ स्टडी करना बहुत अच्छी बात है, पर हमें लेक्चर भी देखने चाहिए किसी टीचर के। मतलब उससे अप्रोच पता लगती है किसी दूसरे पर्सन की, वो मतलब चीज़ों के बारे में कैसे सोच रहे हैं। एक तो वही है कि हमें अपना टाइम बचाने के लिए भी थोड़ा लेक्चर सीरीज फॉलो करनी चाहिए। यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छा अच्छा मतलब कंटेंट दे रखा है। तो फिलहाल मुझे लगता है कि अगर कोई स्टूडेंट यूट्यूब को भी फॉलो करे तो आराम से जेआरएफ हो जाएगा।
मतलब वो भी अच्छे नंबर के साथ। और जैसे आपने पूछा है सर कि कैसे पढ़ना चाहिए, तो मेरे अकॉर्डिंग जितना नेट के लिए पढ़ते हैं उतना सफिशिएंट है हमारा, मतलब जेआरएफ वगैरह के लिए। पर आगे इंटरव्यू के लिए प्रूफ वगैरह हमें मतलब फॉलो करने चाहिए। वो जो ग्रेजुएशन की बुक रहती है ना स्टेट यूनिवर्सिटी में, क्योंकि जो स्टैंडर्ड बुक रहती है उसमें तो जल्दी से प्रूफ मिलता नहीं किसी चीज का। उसमें कोरिलरी दे देंगे, स्टेटमेंट दे देंगे और अपने आप सोचो। इससे अच्छा सिंपल स्टेट यूनिवर्सिटी की जो एमएससी की बुक होती है और ग्रेजुएशन की, उस बुक में प्रूफ दे के रखते हैं डिटेल में, वो भी पढ़नी चाहिए हमें। सब ये कहते हैं ना कि खाली स्टैंडर्ड बुक पढ़ो, तो मेरे अकॉर्डिंग हमें सिंपल वाली भी बुक पढ़नी चाहिए। और इंटरव्यू के लिए ये तो बता ही दिया मैंने कि थ्योरेटिकल पढ़ना चाहिए, प्रूफ वगैरह पढ़ने चाहिए। और सेकंड यही है कि बोर्ड पे लिखने की आदत भी बनानी चाहिए हमें, क्योंकि इंटरव्यू में मेन वही है कि वो बोर्ड पे खड़ा कर देंगे कि स्टेटमेंट लिखो। फिर यही है कि राइटिंग एक तो बेकार आती है, कॉपी पे कितना अच्छा लिख लो, बोर्ड पे स्टार्टिंग में सही नहीं लिखे जाता। तो कहीं वो ये मेरे है कि राइटिंग के मतलब बारे में तो आप नहीं प्रैक्टिस बोल रहे काफी क्या? होनी चाहिए उस चीज की भी। कहीं मेरे राइटिंग के बारे में आप बोल रहे हो कि आपकी राइटिंग तो अच्छी नहीं है? ये तो बात है। आप आपने ही शायद कमेंट किया था कि आप कॉपी में लिखते हो। हाँ, कहीं ना कहीं मैं वर्क कर रहा हूँ उस पे। हाँ, और स्टार्टिंग में बोला था सर एक बार। हाँ, हाँ जी। हाँ, ओके, कोई मतलब बात जब नहीं। देखते थे लेक्चर। जो जो सही है वो बोलना चाहिए, फीडबैक जरूरी होती है। और बड़ा अच्छा लग रहा है, लाइक यस आपसे सर। बात करके लग रहा है मैं कुछ सीख रहा हूँ। लाइक आप एक एक छोटे छोटे चीजों को डिस्क बात कर रहे हो, और एकदम सही बात बोल रहे हो कि आप जब ग्रेजुएशन करते हो उस समय अगर अच्छे से पढ़ा ना, बुक को फॉलो किया एग्जाम के साथ साथ, प्रूफ प्रूफ पढ़ा है, वो चीजें आगे जाके भी काम देती है। और ऑब्वियस ही बात है कि स्टैंडर्ड बुकों में जो आपको प्रूफ पढ़ने के लिए आपको काफी टाइम देना पड़ेगा। छोटा सा प्रूफ लिखा होता है, उस पेज का रेफरेंस इस पेज का रेफरेंस ऐसे करके दिया होता है, तो टाइम लगता है। तो आप काफी बिल्कुल सही बात बोल रहे हो कि आप वो बुक में सिंपल वे में प्रूफ दिया हुआ रहता है, और ये सब चीजें आगे चल के काम करती है। तो काफी कनेक्ट करके अब चीजें को बता रहे हो, तो चीजें सही बोल रहे हो। और एकदम छोटी छोटी बात लाइक बोर्ड पे जाना चाहिए। सो काफी आई थिंक जो भी सुनने वाले हैं यस उनको सर। बेनिफिट जरूर होगा इस वीडियो से। और मैं चाहूंगा कि आप आगे भी ऐसे ही करते रहो। लाइक आपने बोला कि आपके चैनल से फायदा हुआ था, तो मैं जितना हो सकता है करता हूँ। तो आपके जैसे लोग अगर कुछ अच्छा करते हैं या कमेंट कर देते हैं या ना भी करते हैं, कोई बात नहीं, मुझे अच्छा लगता है, सेटिस्फेक्शन तो मैं करता हूँ। और कोशिश करूंगा कि जब भी टाइम मिले, जिस हिसाब से मैं अपने तरफ से कर पाऊँ, अपने चैनल में कंटिन्यू रखूंगा। और मैं ऐसे आप लोग आपसे भी बात किया तो बोला कि ऑब्वियसली ऐसे लोग जो आते हैं इस फील्ड में, कहीं ना कहीं लोगों को कुछ नॉलेज इन्फॉर्मेशन की कमी होती है, तो आप भी साथ में ऐसे लोगों को हेल्प करते रहिए और लोगों को भी साथ में लेके आगे बढ़िए। और बाकी ऑल द बेस्ट। आप नई यस। जर्नी स्टार्ट होगी, यहाँ तक की जर्नी थोड़ा डिफरेंट होती है। पीएचडी की जर्नी इज लाइक इंटरेस्टिंग भी बोल सकते हो, फ्रस्ट्रेटिंग भी बोल सकते हैं, प्रेशराइज भी होगी, सब चीज होगा, अप डाउन्स होंगे। ये चीजें आपने रियल लाइफ में जो फील किया वो चीजें पीएचडी स्टडी लाइफ में आएगी। तो उसके लिए रेडी रहना है। और रिसर्च यस। लाइफ इज इंटरेस्टिंग और उसको एंजॉय करना है। कभी चीजें परेशानी आएगी, जैसे अभी तक मैंने जो फील किया है, आएगी। कभी कभी लगेगा काम नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, 10 दिन तक कुछ नहीं होगा, फिर होगा धीरे धीरे। तो पेशेंस रखना है। आप ज्वाइन किए हो, यहाँ तक पहुंचे, तो आगे भी सब चीज ठीक होगा। इस विश के साथ थैंक यू बोलना चाहूंगा। और वेरी वेरी यस। कॉन्ग्रेचुलेसन। काफी अच्छा लगा आपसे बात करके। और थैंक यू सो मच। यस सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। आपको भी, आपकी वजह से ही मतलब काफी ज्यादा हेल्प मिली है सर, सीरियसली। So, okay. I want to continue and touch with you in future also. And मैं भी बोलूंगा लोगों को, आप भी साथ में हेल्प करते रहिए, जहाँ से हो, ग्रुप में हो, जैसे शायद आप भी ग्रुप में हो, जैसे हम लोग हैं कि जैसे मैं हूँ, बहुत सारे सोशल मीडिया में रहता हूँ, तो लोगों को करते रहता हूँ। तो जेन्यून ऐसे लोग यस। अच्छा कर सकते हैं, तो आप भी करते रहो, और साथ में आप फोकस क्लियर रखो और करो। ओके, थैंक यू सो मच। यस। यस सर। ऑल द बेस्ट फॉर योर थैंक यू सर। फ्यूचर। थैंक यू सर।